हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी व्यवहारिक हिंदी की ऑल यूनिट्स इस एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस। तो इसके अंदर हमें टोटल 2 यूनिट पढ़नी है। हमारी यूनिट 1 के अंदर 1 चैप्टर है और यूनिट 2 के अंदर 2 चैप्टर हैं। तो ये तीनों चैप्टर आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। व्यवहारिक हिंदी। तो इसके अंदर हम व्यवहारिक हिंदी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप देखेंगे, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी और उसका अर्थ और उसके स्वरूप देखेंगे, अनुच्छेद और अधिनियमों के द्वारा हिंदी का प्रयोग और उसकी महत्व। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। तो व्यवहारिक शब्द की बात करें तो व्यवहारिक शब्द व्यवहार शब्द में एक प्रत्यय के योग से बना हुआ एक विशेषण शब्द है और इसका अर्थ होता है कि व्यवहार में प्रयुक्त, मतलब कि जो व्यवहार में यूज़ करे जाने वाली, मतलब कि किसी भी भाषा का जो रूप जन सामान्य के व्यवहार में प्रयुक्त होता है। मतलब कि जितने भी लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर, जैसे इंडिया के अंदर ही मान लो कि लोग जिस भाषा को, जैसे हिंदी भाषा है तो वो लोग हिंदी भाषा में व्यवहार करते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि किसी भी भाषा का जो रूप जन सामान्य के व्यवहार में प्रयुक्त होता है उसे उस भाषा का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। तो इसी आधार पर हिंदी भाषा का जो रूप लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में, मतलब कि डेली लाइफ में अलग अलग कामों में और विशेष जो उनके एम्स हैं, मतलब जो उनके उद्देश्य हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ही व्यवहारिक हिंदी कहा जा सकता है। व्यवहारिक हिंदी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन स्वयं हिंदी है। तो व्यवहारिक हिंदी में जनजीवन, मतलब जनजीवन का मतलब है लोगों की लाइफ का जैसा डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसा सजीव और सच्चा चित्रण मिलता है, वैसा और किसी में नहीं मिलता। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसने जैसा देखा है वैसा कहा है और वैसा ही लिख दिया है। इसी प्रकार व्यवहारिक हिंदी का जन्म हुआ। व्यवहारिक हिंदी में भावों, मतलब कि भावों की सरल, सहज और स्पष्ट विभक्ति देखने को मिलती है हमें। जन सामान्य में अपने विविध भावों और विचारों को जिन शब्दों में अभिव्यक्त करता है वह सब कुछ व्यवहारिक हिंदी में आता है। ठीक है, ये किसी भी विशेष व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त नहीं होती है और इसमें परंपरा और परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और व्यवहारिक हिंदी का जब समाज में व्यवहार के रूप में प्रयोग होता है तो तब वो जो व्याकरणिक नियम हैं उनको भी तोड़ देती है, मतलब कि जो ग्रामर की जो रूल्स हैं उनको भी तोड़ देती है। और ये तो सर्वविदित है, मतलब कि सर्वविदित का मतलब होता है यूनिवर्सल है, क्योंकि सब जानते हैं कि भाषा का उपयोग, मतलब कि प्रयोग समाज के अलग अलग पक्षों द्वारा किया जाता है और समाज विविध स्तरों पर, मतलब कि अलग अलग लेवल्स में विविध होता है। ठीक है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह रहता है उसके नियमों और मान्यताओं के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करता है, मतलब कि जैसा वहाँ का सोशल लाइफ है उसके हिसाब से ही वहाँ के रूल्स होते हैं और वैसे ही वहाँ की मान्यताएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इंसान वहाँ की भाषा का यूज़ करता है। ओके, तो अब हम व्यवहारिक हिंदी के परिचय को देख लेते हैं। तो व्यवहारिक हिंदी को कामकाजी हिंदी और कार्यात्मक हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग रोज़मर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से नहीं है, मतलब कि जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं हिंदी, उससे मतलब नहीं है, बल्कि यह प्रयोजन के आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भी है। सामान्य अर्थ में व्यवहारिक हिंदी को बोलचाल की हिंदी बेशक मान लिया जाए, परंतु जो डिटेल इसका जो मीनिंग है, डिटेल मीनिंग में, तो ये वो विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी है। ठीक है, तो जो विद्वान हैं, मतलब कि स्कॉलर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा कामकाजी या प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द प्रयोग अधिक उचित है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसी हिंदी है जिससे प्रयोजन परक कहा जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने कहा है, वास्तव में सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा एक ही होती हैं, किंतु शब्दावली और सारांश की दृष्टि
में दोनों अलग अलग हो जाती हैं। व्यवहारिक हिंदी में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वहीं सामान्य भाषा में अनौपचारिक का भाग होता है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और पत्रकार, डॉक्टर, व्यापारी आदि अपनी कार्य क्षेत्र मतलब कि अपनी जो उनका वर्क प्लेस है उससे संबंधित हिंदी भाषा के विशिष्ट स्वरूप को ही प्रयोजनमूलक या व्यवहारिक हिंदी मानते हैं। और व्यवहारिक हिंदी में प्रयोजन के आधार पर विशेषण का प्रयोग मूलतः नया है। ठीक है, इसका एक कारण हिंदी भाषा और उसमें जो समाहित बोलियां हैं, मतलब उसके अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब कि हिंदी का बोलचाल वाला रूप जितना पुराना है उतना ही व्यवहारिक या फिर जो प्रयोजन मूलक रूप है वो उतना पुराना नहीं है। मतलब कि बोलचाल की हिंदी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, इतना कि मतलब कि इनके अंदर जो व्यवहारिक और जो प्रयोजन मूलक है ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, देखा जा सकता है कि जो वाणिज्य और जो व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी पहले से ही देश में संपर्क भाषा बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन आधुनिक युग में हिंदी नए नए रूप में इंट्रोड्यूस कराई गई। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क और शिक्षा में आधुनिकता के प्रसार प्रचार के रिजल्ट हिंदी मतलब कि परिणाम स्वरूप हिंदी को नवीन प्रयोग क्षेत्रों में गुजरना पड़ा। मतलब कि नए नए इसके ऊपर प्रयोग हुए। मतलब कि आज की जो हिंदी है वो पुराने टाइम की हिंदी से बहुत डिफरेंट है। मतलब पहले शुद्ध हिंदी हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या है कि हिंदी के जो रूप हैं वो बदलते जा रहे हैं। मतलब कि हिंदी में भी इंग्लिश के वर्ड्स घुसा दिए गए हैं और मतलब कि हिंदी पूरी तरीके से प्योर हिंदी नहीं है। उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं मेनली हम जैसे हिंदी समझते हैं वो हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा की नित्य नए प्रयोग बढ़ते गए, मतलब कि रोज़ नए प्रयोग बढ़ते गए। साथ ही नवीन क्षेत्रों के अनुरूप व्यवहारिक हिंदी का रूप भी समयानुसार परिवर्तित और परिवर्धित और विकसित होता चला गया। ठीक है, इसके अंदर मतलब चेंजेस करते चले गए टाइम के अकॉर्डिंग। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो भाषा में विभिन्न संदर्भों, स्थितियों और कार्यों की दृष्टि से उसके कई रूप उभरने लगे, जिससे अपने प्रयोग से वो विषमय रूपी बनती चलेगी। भाषा वैसे तो समरूपी होती है, लेकिन प्रयोग के आधार पर भेद होने से विषमरूपी हो जाती है। जैसे कि रेलगाड़ी, बस या धार्मिक स्थलों पे व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति इस वाक्य को और अपनी सूझबूझ से समझ लेता है। ठीक है, जैसे कि ये बोला जाता है कि मोटर भर गई है, भरती तो टंकी है पर मोटर भरने का अर्थ हम समझ लेते हैं। तो इस तरीके से इंसान वाक्यों और अपनी सूझबूझ से समझ लेता है हिंदी को। मतलब उसके अंदर नए नए जो प्रयोग हुए हैं तो उसके अंदर ये इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करे जा रहे हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करे जाते हैं हिंदी में प्योर हिंदी के अंदर कि मोटर भर गई है। मोटर जो है वो अलग वर्ड है, वो हिंदी का वर्ड नहीं है। मोटर की जगह पे बोला जाता है कि टंकी भर गई है, लेकिन लोग बोलते हैं मोटर भर गई है, लेकिन उसको भी लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप, मतलब इसके अलग अलग रूप। भारत एक बहुभाषी और बहुसंस्कृत देश है, तो भारत में बोलने और लिखने पढ़ने के आधार पर अनेक भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची की अधिसंख्यक भाषाएं हिंदी के ही समान साहित्यिक दृष्टि में संपन्न है और ये सभी भाषाएं प्राचीन काल से ही जन समुदाय के संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाषाएं रही हैं। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से इनमें विविधता देखने को मिलती है, मतलब कि इनके अंदर डिफरेंसेस हैं और समाज में इनके विविध प्रयोग के कारण ही ऐसा हो पाया है। हिंदी की भी यही स्थिति रही है। विविध रूपों और स्तरों और भूमिकाओं में व्यवहारिक हिंदी के अलग अलग नाम हो जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। तो व्यवहारिक हिंदी मध्यकाल से लेकर आज तक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात और वाणिज्य आदि में इसका प्रयोग सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। वस्तुओं को खरीदने से लेकर बेचने तक वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसमें क्रमिक रूप से कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी के प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ावा मिला है। ठीक है, और सरकार ने वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में कई नए पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए हैं और इन्हीं पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कई राज्यों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। मतलब कि कुछ स्कूल्स होते हैं ना हिंदी मीडियम, तो वही तो वाणिज्य और व्यापारिक शिक्षा को व्यवहारिक
बनाया जा सके और जन सामान्य के अनुरूप बनाया जा सके, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति के अनुसार ही होनी चाहिए। इससे जो उद्योग और व्यापारिक प्रगति हैं उनका लाभ सही और सुलभ रूप से जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके, तभी तो देश और समाज की आवश्यकताएं पूरी होंगी, है ना। और हिंदी माध्यम से इस शिक्षा का प्रचार प्रसार होने पर भारत के अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। और जो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में निश्चित पारिभाषिक शब्दावली और शैली का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि चांदी उछली सोना लुढ़का और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, इस तरीके से। अब दूसरा होता है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी से मतलब है कि विज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी से, ठीक है। आधुनिक विज्ञान का जन्म 19वीं शताब्दी में माना जाता है। विज्ञान का संबंध जहाँ एक और तकनीकी से है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी से भी है। अब इसके अंतर्गत भौतिक और रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर, यांत्रिक आदि विषय पे भी आते हैं। इन विषयों को व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्वक ढंग से और जनहित में हो सकता है, ठीक है। इन विषयों का साहित्य मान्यता जैसे कि इन माध्यमों से उपलब्ध है। सबसे पहला है पुस्तकों के रूप में विज्ञान, दूसरा है शोध पत्रों और शोध पत्रिकाओं के रूप में, तीसरा है कोशों और विश्व कोशों के रूप में, और चौथा है जनसंचार माध्यम के रूप में, ठीक है। और तीसरा है हमारा विधिक हिंदी। तो विधिक हिंदी से मतलब है लॉ या कानून की हिंदी से है, ठीक है। मतलब कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जज के सामने वकील दूसरे वकील से जब बहस करता है तो इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसकी बात हो रही है। तो उस विधिक हिंदी मतलब कि लॉ या कानून की हिंदी कहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में विधिक संकाय मतलब कि प्रारंभिक दौर मतलब स्टार्टिंग टाइम में विधिक संकाय में कामकाज फारसी के स्थान पर हिंदी में होने लगा था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे हिंदी में होने लगा था सारा चीज़ें, बोलचाल बातचीतें, ठीक है, फारसी की जगह पे। लेकिन व्यवहार में अदालती भाषा उर्दू ही थी, ठीक है। और मतलब कि जो कोर्ट के अंदर यूज़ करी जाती थी भाषा वो उर्दू ही थी, ठीक है। बाद में अंग्रेजी ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब कि इसके बाद इंग्लिश यहाँ पे आ गई इसके अंदर। उसके बाद इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजी भाषा प्रमुख रूप से विधि की भाषा बन गई। ऐसे में धीरे धीरे हिंदी हाशिए पर जाती चली गई और स्वतंत्रता के बाद 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई। अब संविधान में संघ की राज्यभाषा के रूप में स्थापित होने के बाद व्यवहारिक हिंदी विधि क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकसित होने लगी। मतलब कि और फील्ड्स में भी ये लैंग्वेज और ज़्यादा डेवलप होने लगी। अब इसके बाद है कार्यालय हिंदी मतलब कि ऑफिशियल हिंदी क्या है। तो अब इसके अंदर बात करें कार्यालय हिंदी क्या है, तो सरल शब्दों में कहें तो सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेस में कामकाज के लिए जिस हिंदी का इस्तेमाल होता है उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं, ओके। अब इसके मेजर पॉइंट्स बोलें तो जैसे कि कामकाज की भाषा में मतलब कि किसी भी दफ्तर में लिखित काम के इस्तेमाल में होने वाली भाषा को कार्यालय भाषा कहा जाता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी और केरल में मलयालम का प्रयोग होता है, ठीक है। राजभाषा का दर्जा की बात करें तो भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार किया गया था, ठीक। और हिंदी से पहले मुगल काल में फारसी और अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ी दफ्तरों में मतलब कि अंग्रेजी भाषा मुख्य भाषा थी, ओके। विशेषता ये है कि दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी की भी अपनी एक अलग शब्दावली मतलब वोकैबुलरी और वाक्य बनाने का तरीका होता है, ठीक है, जो सामान्य बोलचाल की हिंदी में थोड़ा सा अलग और औपचारिक होता है मतलब कि फॉर्मल होता है। तो आज के समय में हिंदी का प्रयोग केवल बोलचाल तक सीमित नहीं है, ये व्यापार, तकनीकी, मीडिया और कानून और सरकारी दफ्तरों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हिंदी अब हर क्षेत्र में एक मजबूत भाषा के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी
और इसका अर्थ और इसका स्वरूप। तो आधुनिक बैंक परिवेश में हिंदी का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है और बैंकिंग कार्यों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी अब केवल अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बैंक और ग्राहकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन गई है। अब बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी के स्वरूप को और अर्थ को समझने के लिए हम समझ सकते हैं सबसे पहले बैंकिंग की शब्दावली को, मतलब कि टर्मिनोलॉजी को। तो बैंकों में एक विशिष्ट तकनीकी शब्दावली का उपयोग होता है जिसे प्रशासनिक और वित्तीय शब्दावली कहा जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि खाता और जैसे सावधि जमा और अधिविक्रय और बंधक। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, कार्यात्मक हिंदी का स्वरूप। तो आज बैंकों में हिंदी का स्वरूप कार्यात्मक हिंदी मतलब कि फंक्शनल हिंदी का है। इसका अर्थ है कि ऐसी भाषा जो सरल और सुस्पष्ट और जो प्रदर्शी हो, ताकि जो आम ग्राहक हैं इसे आसानी से समझ सके। आधुनिक परिवेश में जटिल और संक्लिष्ट शब्दों के स्थान पर व्यवहारिक शब्दों को वरीयता दी जा रही है, मतलब कि जो इजी शब्द हो हिंदी के उनको यूज़ करा जाता है, ताकि जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं कुछ हिंदी में जो बहुत मुश्किल होते हैं समझने, तो उनकी जगह पे। तो दूसरी चीज़ है आधुनिक परिवेश में तकनीकी भूमिका। तो वर्तमान में बैंकों में हिंदी का प्रयोग डिजिटल माध्यमों से अनिवार्य रूप से हो रहा है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग और ऐप्स और ATM, मतलब इसके अंदर लेन देन के लिए हिंदी भाषा का विकल्प, और वेबसाइट, बैंकों और वेबसाइट अब द्विभाषी मतलब कि बिलिंगुअल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा। तो लेख के अनुसार बैंकों में राजभाषा की जो कार्यान्वयन है उनके लिए एक पूरा तंत्र कार्यरत है। हिंदी आधिकारिक और अनुवादक बैंकों से मतलब कि बैंकों के जो दस्तावेज हैं, परिपत्रों मतलब कि सर्कुलर्स हैं और रिपोर्ट्स का अनुवाद और मानवीकरण करना इसके अंदर आता है। और दूसरा है जो आशुलिपिक है मतलब कि स्टेनोग्राफर, और जो टाइपिस्ट होते हैं और प्रचार और जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स को हिंदी में तैयार करना, तो उन सब चीज़ों के अंदर भी हिंदी आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ राजभाषा नीति का पालन, मतलब कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए का, खा और गा क्षेत्रों के आधार पर हिंदी के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित है। बैंक में हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा जैसे आयोजन के माध्यम से इसका प्रयोग और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो आधुनिक बैंकिंग में हिंदी अब केवल संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि व्यापारिक आवश्यकता मतलब कि बिजनेस नेसेसिटी बन गई है, ठीक है। आप अधिक सहायता के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट या बैंकिंग शब्दावली के लिए RBI की शब्दावली का संदर्भ ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनुच्छेदों और अधिनियमों के द्वारा हिंदी का प्रयोग एवं महत्व। तो भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में संघ की राजभाषा संबंधी प्रबंध इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 343(1) के अधीन संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है और प्रयोग किए जाने वाले अंकों के स्वरूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप हैं, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 343(2), तो इसके अधीन 15 वर्ष मतलब कि 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग होता रहेगा, ठीक है। और दूसरा है कि अनुच्छेद 343 के 3 में संसद 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने का विधि द्वारा कोई पाबंद कर सकेगी, मतलब कि पाबंद लगा सकेगी। फोर्थ है कि अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को संविधान के प्रथम 5 वर्ष तक 10 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग नियुक्त करने का आदेश देता है, ठीक है। और फिफ्थ है कि राज्यों की राजभाषा और राजभाषाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 345 में किया गया है। अब सिक्स है कि राजभाषा हिंदी के विकास की व्यवस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा, ठीक है,
उसका विकास करे, ताकि भारत की जो सामाजिक संस्कृत है, मतलब कि सामाजिक संस्कृत के सभी तत्वों की जो अभिव्यक्ति है वो इसका माध्यम बन सके। और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं से प्रयुक्त रूप, मतलब कि शैली और पदों की आत्मसत्ता करते हुए, और जहाँ आवश्यक हो या वांछनीय हो वहाँ, मतलब कि अमेंड कर सकें, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौड़ अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। तो संपर्क भाषा से मतलब है कि उस भाषा से जो समाज के विभिन्न वर्गों या भाषा भाषियों के बीच सेतु के रूप में काम आती है। ठीक है, वास्तव में संपर्क भाषा भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच भाव और विचारों का आदान प्रदान की सूक्ष्म माध्यम के रूप में उपस्थित होती है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के शब्दों में मतलब कि इन्होंने कहा है कि परस्पर विरोधी भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति या दो प्रदेश या फिर राज्य और केंद्र तथा दो संपर्क स्थापित कर पाते हैं, ठीक है, उस भाषा मतलब कि उस भाषा विशेष को संपर्क भाषा और संपर्क साधक भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारी बम्बई हिंदी, कलकत्ताई हिंदी और हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। तो संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने हृदय में उत्पन्न भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का सही और सटीक प्रयोग करता है। ठीक है, मनुष्य के विकास क्रम में भाषा का निर्माण हुआ। समाज में रहते हुए मनुष्य को एक दूसरे से संपर्क साधने और विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। ठीक है, और जन्म के समय बच्चों में कोई प्रत्यक्ष भाषा क्षमता नहीं होती है। माता पिता और जो परिवार है उनसे वो ग्रहण करते हैं भाषा को, और भाषा की सहायता से धीरे धीरे समाज के साथ संबंध बनाने में वो और मतलब कि संबंध बनाने में और शिक्षक के द्वारा उसमें सही सही बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, भाषा संचित संपत्ति है, ये निरंतर परिवर्तनशील होती है, मतलब इसके अंदर चेंज होते रहते हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, इसमें निरंतर विकास की संभावना विद्यमान रहती हैं। और भाषा की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपनी मत अनुसार इस प्रकार प्रस्तुत की है। सबसे पहले है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। तो इन्होंने कहा है भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मतलब जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शारीरिक अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या भावनात्मक शब्दों द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिससे हम मौखिक और लिखित शब्दों द्वारा भाव और विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से उच्चारित वे सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बम्बई हिंदी का प्रयोग। तो बम्बई हिंदी मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है और बम्बई हिंदी का प्रयोग क्षेत्र वृत्त है, मतलब कि इसका प्रयोग मुख्यतः हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है। आरंभ में बम्बई या फिल्मी हिंदी का प्रयोग बदमाशों, गुंडों और निम्न लोगों की भाषा में मतलब कि उनकी भाषा के रूप में किया जाता था। बम्बई हिंदी में प्रचलित शब्द उनके द्वारा उत्पन्न अर्थ विशेष माध्यम से व्यक्त होते हुए दिखाई देता है, जैसे अपुन, तेरा, तेरे को, मेरे को, ठीक है, और खोपचा, काय को, इस तरीके के शब्द बम्बई भाषा में मतलब ये बम्बई हिंदी में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं, जैसे बम्बई हिंदी का प्रयोग होता है फिल्म मुन्ना भाई में संजय दत्त किस प्रकार बम्बई हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके आसपास का वातावरण भी उसमें लिप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार कंपनी फिल्म में भी बदमाशों और गुंडों से संबंधित भाषा का प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है, और इसी तरह मतलब कि जो मतलब किसी भी तरह के अपराधी जो अंडरवर्ल्ड की फिल्म होती हैं उनमें इस भाषा को हमने देखा है। ठीक है,
अब इसके बाद है कलकत्ताई हिंदी का प्रयोग। तो कलकत्ताई हिंदी का प्रयोग क्षेत्र मूलतः मतलब कि कलकत्ताई माना जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्य की राजधानी कोलकाता के नाम से जानी जाती है ये, ठीक है। कला, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में कोलकाता ने अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। और अंततः देखा जा सकता है कि कोलकाता पे बंगाल का प्रभाव दिखाई देता है और हिंदी क्षेत्र में मौजपुर प्रदेश के कई लोग कोलकाता में आश्रित हो गए। इसके लिए उनका भी प्रभाव इस पर दिखाई देता है। कोलकाता में हिंदी का काफ़ी पुराना इतिहास देखा जा सकता है। हिंदी के विकास में पश्चिम बंगाल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इतिहास साक्षी रहा है कि बंगाल से ही पूरे भारत में नव जागरण का शंखनाद हुआ था। और कोलकाता स्थित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें बंगाल और हिंदी का अध्यापन एक साथ ही आरंभ हुआ था, ठीक है। अब दूसरा है हैदराबादी हिंदी। तो मध्यकाल से ही आधुनिक युग में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। इसी वजह से हैदराबाद में शुरू से ही उर्दू का प्रचलन हुआ है और आधुनिक युग तक बोलचाल की जो उर्दू या हिंदुस्तानी जनसामान्य की जो संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित हुई, ठीक है। इसी तरह दक्षिण में अनेक स्थानों पर नवाबों और सुल्तानों का अधिकार होने के कारण उर्दू का ही प्रचलन रहा। इसी कारण जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उर्दू जनसामान्य की भाषा और संपर्क भाषा के रूप में चलती रही, ठीक है। और फिर बाद में उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला। हैदराबादी हिंदी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में बोली जाती है। ये दक्कनी, मराठी और जो तेलुगु है इसके मिलन से बनी है, ठीक है। और हैदराबाद में सामान्य बोलचाल के लिए जैसे बाजार, हाट और व्यापार की भाषा के रूप में देखी जा सकती है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव लेखन। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग देखेंगे, जिसके अंदर जैसे कि अस्पताल में हिंदी का प्रयोग, बाजार में हिंदी का प्रयोग, मॉल में हिंदी का प्रयोग और मंडी में हिंदी का प्रयोग। उसके बाद हम देखेंगे अनुभव लेखन, मतलब कि हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन और दार्शनिक स्थल भ्रमण का अनुभव लेखन और क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। तो ये सारी टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो अब प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत अलग अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों का देश है, जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस विविधता वाले देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लोगों को आसपास में जोड़ने का काम करती है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया ही नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पुल की तरह है जो अलग अलग भाषा और इलाके और समाज के लोगों को एक साथ लाती है। इस पाठ में हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के अलग अलग रूपों के बारे में बात करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भाषा कितनी बड़ी है और अलग अलग जगहों पर कैसे इस्तेमाल की जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करोड़ों लोगों की पहली या दूसरी पसंद भी भाषा है। मतलब कि हिंदी जो है वो करोड़ों लोगों की पहली या दूसरी पसंद है, ठीक है। ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज या सरकारी कामकाज या मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोज़ाना की ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिंदी का ये फैलाव दिखता है कि ये कैसे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के साथ घुल मिल गई है। इसी वजह से हिंदी सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि देश की एकता का एक प्रतीक भी बन गई है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम अब देखेंगे सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग। तो सार्वजनिक स्थानों में हिंदी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये एक व्यापक सामाजिक और व्यवसायिक परिस्थिति का हिस्सा है, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों में जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, मंडी आदि में हिंदी का प्रयोग अत्यधिक रूप से होता है, जो दैनिक व्यापार या सूचना आदान प्रदान करना और सामाजिक अंतःक्रिया को आसान बनाता है, ठीक है। इन स्थानों पर हिंदी का प्रयोग समाज में समृद्धि और एकता को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ जहाँ आधिकारिक भाषा और स्थानीय बोली वो का मेल होता है। मतलब कि इसके परिणाम स्वरूप, मतलब कि इसके रिजल्ट में हिंदी सिर्फ संवैधानिक या प्रचार प्रसार की एक भाषा के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और सामाजिक समृद्धि का भी स्रोत बन जाती है।
इसे प्रयोग के माध्यम से हम संवाद, ज्ञान और विमर्श में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहला है अस्पताल में हिंदी का प्रयोग। तो अस्पताल में हिंदी भाषा जनता की बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि हिंदी भाषा के थ्रू ज़्यादातर अस्पतालों में बातचीत होती है इंडिया के अंदर। अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र है, उसमें हिंदी का प्रयोग किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण है। ये हिंदी के माध्यम से सही समझदारी और आत्मविश्वास से भरपूर रूप से व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। मतलब कि हिंदी में बातचीत करके मतलब वो ईजिली कंफर्टेबल होकर इस लैंग्वेज में बात कर सकता है इंडिया के अंदर अस्पतालों में। और स्पेशली जब दवाओं की जानकारी के बारे में बात करनी हो या फिर कोई भी निर्देशकों को स्पष्ट विवेचन हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, तो अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगी के साथ संवाद को सुधारने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इस संदर्भ में अस्पतालों में हिंदी का सशक्त प्रयोग कैसे हो सकता है, इसी पर विचार करेंगे। वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की समझ में सुधार के लिए हिंदी में विवेचन और स्वास्थ्य सलाहकारों की भाषा का सुधार और रोगियों से संपर्क करते समय हिंदी के सही प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अस्पताल में हिंदी का प्रयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक रूप से पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ न केवल रोगियों को सही सलाह प्रदान करने में सहायक होता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दिलाता है कि उन्हें उनकी भाषा में सही सेवा मिल रही है। ठीक है, अब अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगियों की समझ में सुधार करता है। रोगियों को उनकी समस्याओं को सही जवाब मिलने में मदद होती है जब उन्हें उनकी भाषा मतलब कि जब उन्हें उनकी मातृभाषा में जानकारी दी जाती है। तो अस्पताल में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख वाक्य हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, दूसरा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, तीसरा कृपया अपना नाम बताइए, या फिर चौथा आपकी उम्र बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदी में बोले जाते हैं अस्पताल के अंदर। ओके, अब दूसरा है बाजार में हिंदी का प्रयोग। तो बाजार जो हमारे दैनिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब कि हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बाजार। तो यहाँ पे हिंदी का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ हिंदी का प्रयोग हम अलग अलग तरह से मतलब कि लोगों के साथ बातचीत करने के लिए संवाद स्थापित करने में ये हमें हेल्प करता है और अलग अलग वर्गों को समृद्ध और सामाजिक एकता में बांधता है। अब बाजार में हिंदी का प्रयोग एक सामाजिक मेल जोल का माध्यम है जो अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक साथ मिलकर चलने का तरीका बनाता है। ये हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि एक भाषा है जो समृद्ध और विविधता और एकता को बढ़ावा देती है। अब बाजार में प्रयोग होने वाले कुछ वर्ड्स, जैसे कि कुछ वाक्य जैसे नमस्ते, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, दूसरा कृपया यहाँ बैग देखें, और तीसरा कि इस बार सेल में क्या लिया जा सकता है, और चौथा कि आपको कौन सा रंग पसंद है, ठीक है, या फिर ये साड़ी किस ब्रांड की है और इसका क्या मूल्य है। इस तरीके के क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जा सकते हैं बाजार के अंदर, जो यूज़ करे जाते हैं मोस्टली। ओके, इसके बाद है मॉल में हिंदी का प्रयोग। तो मॉल एक आधुनिक खरीदारी का केंद्र है जहां लोग अलग अलग ब्रांड्स और वस्तुओं का चयन करते हैं, मतलब कि उन्हें अलग अलग चीज़ों को लेते हैं। यहाँ समृद्ध और विशालता और विविधता का एक प्रतीक है। ठीक है, मॉल में हिंदी का प्रयोग एक ऐसी भाषा का रूप बनता है जो विभिन्न वर्गों और समृद्ध के साथ हमें एक साथ आने का अवसर देता है। मॉल के माध्यम से हिंदी में संवाद करना हमें आपसी समझ और सामाजिक समृद्धि और एकता का अनुभव कराता है। ठीक है, और मॉल में हिंदी का प्रयोग विशेषकर अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच एकता और साधन होता है। मतलब कि यहाँ व्यापारिक संवाद और ग्राहक सेवा और विभिन्न ब्रांडों के स्थानीय विपणन के साथ हिंदी में सहज और सुबोध होता है। मतलब कि अब यहाँ पर अगर हम देखें मॉल में प्रयोग होने वाले कुछ हिंदी के प्रमुख वाक्य, जैसे कि शोरूम के बाहर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, और दूसरा ये हो सकता है कि इस कपड़े का मैचिंग साइज़ कहाँ है, और तीसरा हो सकता है कि आपको इन ब्रांडेड जूतों में से कौन से चाहिए, या फिर कृपया इस जूते के और रंग दिखाइए, या फिर सेल आइटम्स में क्या क्या है। इस तरीके के वाक्य। ओके, अब इसके बाद है मंडी में हिंदी का प्रयोग। तो मंडी
जो अनाज और सब्जियों और फलों का क्रय विक्रय केंद्र होती है। इसमें हिंदी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से प्रचलित भाषा है। यहाँ ग्राहकों और जो खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न संवादों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग होता है। और मंडी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यहाँ हिंदी का प्रयोग विभिन्न रूप में होता है। ग्राहकों, खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद में हिंदी एक सामाजिक सांस्कृतिक मेल जोल का स्रोत बनती है। अब देखें तो मंडी में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य जैसे कि नमस्ते, आपको किस अनाज की तलाश है, या दूसरा कृपया इस सब्जी का दाम बताएं, या फिर तीसरा यहाँ सभी सब्जियां ताज़ी हैं, या चौथा इस फल की खुशबू लाजवाब है, या फिर कृपया लहसुन दिखाएं, या फिर इस दुकान का अनाज शानदार है। इस तरीके के वाक्य हैं। तो आगे हम देखते हैं अनुभव लेखन। तो अनुभव लेखन की बात करें तो व्यक्ति का अनुभव उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है अनुभव लेखन। अनुभव लेखन के अंदर हम अपना अनुभव लिखते हैं, मतलब कि अनुभव लेखन का महत्व उसके विचार, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरों के साथ साझा करने में है। ठीक है। अच्छे अनुभव लेखन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अनुभवों को सही तरीके से दर्ज करने की आदत डालनी चाहिए और व्यक्ति में अपनी भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि पाठक उसकी भावनाओं को सहजता से समझ सके, मतलब कि आसानी से समझ सके। अच्छे अनुभव लेखन की एक विशेषता यह है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करना आना चाहिए। व्यक्ति को अपने अनुभवों की गहराइयों में झांककर और उन्हें सरल शब्दों में बदलकर पाठकों को सीधे रूप से संवेदनशीलता का अनुभव कराना महत्वपूर्ण होता है। और एक अच्छे अनुभव लेखन में व्यक्ति को विस्तार पूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से अपने अनुभवों का वर्णन करना चाहिए और अधिक विवरण और सुधार के साथ पाठक अच्छे से उसके अनुभव की गहराइयों में समाहित हो सकता है। और अनुभव लेखन में व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा रुचिकार और अभिव्यक्तिगत से भरपूर होनी चाहिए। साथ ही उसे पाठकों के साथ अपना अनुभव साझा करने की उत्साह भी बनाए रखना चाहिए। ठीक है। तो अनुभव लेखन के अंदर सबसे पहले है हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन। तो बाजार का अनुभव अनेक प्रकार के मामलों में हमें सिखाता है। ये एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से होता है, मतलब कि मेरे बाज़ार का अनुभव भी यही कुछ है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो हीरो वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के साथ प्रसिद्ध है। पिछले महीने मैंने पन्ना के चौक बाजार, जो इस शहर की विविधता और जीवंत का प्रतिबिंब है, उसमें घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त किया। अब पन्ना के चौक बाजार में पहुंचते ही मुझे वहां की रोटी सब्जी की महक और गलियों में गूंजती हुई बाजार के हलचल से अच्छा अनुभव हुआ। मैंने वहां से अपनी रसोई के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी की। चावल, दाल, मसाले और तेल के डिब्बे और अन्य सामान की खरीदारी ने मुझे यादगार अनुभव प्रदान किया। बाज़ार में एक मोबाइल दुकान पर गया और मैंने मोबाइल की स्क्रीन गार्ड बदलवाई। अब वहाँ पे बदलवाने के लिए वहाँ के मोबाइल टेक्नीशियन की हेल्प ली, तो उन्होंने मेरी मदद की। मेरे एक दोस्त ने मुझे बाज़ार के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट किया था। मैं वहाँ बैठे और अलग अलग व्यंजनों का आनंद लिया। थोड़ी देर पहले ही हल्की सी बारिश के कारण वहाँ की हवा में धूली मिट्टी की खुशबू आने लगी और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू ने हमारे मन को आनंदित कर दिया। तो ये था उनका बाजार में अनुभव। इसके बाद है दार्शनिक स्थल भ्रमण का अनुभव लेखन। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजराओ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्ध का केंद्र है। पिछले रविवार मैंने खजुराहो की यात्रा की, जो मेरे लिए एक अत्यंत सुखद अनुभव साबित हुई। खजुराहो पहुंचकर पहला दृश्य ही मनोहारी था। खजुराहो में मंदिरों का शानदार अभिनव आकार और विशालता स्थिर मनोहर कर रहे थे। स्थल के ऐतिहासिक मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में विख्यात है। इन मंदिरों की शिल्पकला और सौंदर्य और विस्तार से बनाई गई अद्भुत विमानों ने मुझे आश्चर्यचकित किया। सबसे पहले मैंने गुजराओ के लक्ष्मण मंदिर की यात्रा की। यहाँ मंदिर गुजराओ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से
स्थलों में से एक है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की इस शिल्पकला में विरासती, स्थानीय और विदेशी शैलियों की अद्वितीय संगम दिखाई देता है। मंदिर के प्रमुख गोपुर और मुख्य मंदिर ने मेरे मन को शांति और ध्यान में कर दिया। इसके बाद मैंने गुजरात के अन्य प्रमुख मंदिरों की यात्रा की, जैसे कि कांद्रीय महादेव मंदिर और चिरकुट मंदिर। हर मंदिर का अपना एक महत्व है और विशेषता है जो इन्हें और अधिक आकर्षक बनाती है। तो ये था इनका अनुभव। तो इस चैप्टर में यही सब था, ये अनुभव के बारे में हमने पढ़ लिया और स्टार्टिंग में जो था वो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, जिसमें हम देखेंगे बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो इसके अंदर हमें देखना है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। उसके अंदर हम खाता संबंधी शब्दावली देखेंगे, लेन देन संबंधी और ऋण संबंधी और बैंकिंग संबंधी शब्दावली। ठीक है, तो कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो इस चैप्टर के अंदर हम बैंकों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले खास शब्दों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। दफ्तर मतलब ये ऑफिस। तो आज के आधुनिक और टेक्नोलॉजी वाले दौर में बैंकिंग और ऑफिस का काम काफ़ी पेचीदा हो गया है और इसमें कई विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। यह पाठ न केवल उन शब्दों का मतलब और इस्तेमाल समझाएगा, बल्कि उनके पीछे के नियमों और कामकाज के तरीकों को भी स्पष्ट करेगा। तो क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक और ऑफिस के कामकाज की जानकारी होना सिर्फ एक्सपर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों, छात्रों और नई नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस जानकारी से आप अपने रोज़ाना के बैंक और ऑफिस के कामों को तेज़ी से और कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। और दूसरा, अलग अलग बैंकिंग स्कीमों और सेवाओं को चुनने में आपको मदद मिलेगी। तो इस पाठ के ज़रिए हम इन विषयों पर बात करेंगे, जैसे कि पैसे का बाज़ार मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंकिंग सिस्टम, और कर्ज मतलब लोन, और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, और खाता संभालना मतलब कि अकाउंट मैनेजमेंट और इंटरनेट बैंकिंग। इसके अलावा हम आज के डिजिटल ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले नए शब्दों को भी समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो बैंकों की बात करें तो बैंकिंग सेवाएं आजकल हमारे रोजगार की जीवन शैली में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में सहायक होती हैं और लोगों के वित्तीय रूप से काफ़ी मदद करते हैं। इसके साथ ही हिंदी भाषा का प्रयोग इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली बैंकिंग क्षेत्र की विशेषताओं और सेवाओं को समझाने में मदद करती हैं और लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में ये सहायक होती हैं। ठीक है, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली एक विशेषज्ञता और सुरक्षा के आदर्शों को बनाए रखने में एक माध्यम बनती है। इसमें वित्तीय लेन देन और खाता प्रबंधन और ऋण सेवाओं सहित अन्य बैंकिंग कार्यों से जुड़े शब्दों का समृद्ध भंडार होता है। ठीक है, ये शब्दावली लोगों को बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी में सही समझ और सुरक्षा के स्तर पर जागरूकता प्रदान करती है। ओके, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व की बात करें तो बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये वित्तीय व्यवसाय की भाषा को सरल और स्पष्ट रखता है। ठीक है, और विभिन्न वित्तीय संबंधों के बारे में सुझाव देने और समझाने में सहायक होता है। और ये शब्दावली वित्तीय सेवाओं, लेन देन, बैंकिंग उत्पादकों और अन्य वित्तीय क्रियाओं की समझ को बढ़ाती है और सामान्य लोगों को इस विशेष क्षेत्र में सचेत करती है। तो इस पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग वित्तीय संबंधों में स्थिति की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति बैंक से संपर्क करता है तो उसे सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से व्यक्ति बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सही तरीके से संवाद कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को समझा सकता है। ठीक है, तो हिंदी से क्या होगा कि बोलचाल में आसानी होगी, मतलब कि जो ग्राहक है उसको जो बैंक में लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात करने में आसानी होगी, उससे अपनी प्रॉब्लम समझाने के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम देखें खाता संबंधी शब्दावली,
मतलब कि क्या जो हिंदी वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं बैंक के अंदर, जैसे कि सेविंग अकाउंट को बचत खाता बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्तिगत बचत होती है, मतलब कि व्यक्तिगत बचत के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ये खाता होता है, जिसमें जमा राशि पर ब्याज मिलता है और ये एक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प होता है। दूसरा करंट अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता। तो व्यापारियों और व्यवसायी संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाला खाता होता है ये, जिसमें बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है और यह लेन देन के लिए अधिक उपयोग होता है। ठीक है। अब तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ निश्चित समयवादी के लिए बैंक में जमा की गई राशि होती है, जिस पर नियत ब्याज मिलता है। ठीक है। ये एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो ब्याज की दृष्टि से भी अच्छा हो सकता है। चौथा होता है आवर्ती जमा, जिसे बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट। तो इस आवर्ती जमा मतलब कि इसे आवर्ती जमा भी कहते हैं और ये नियमित अंतराल पर निश्चित राशि जमा करने की सुविधा है, जिस पर अंत में ब्याज सहित पूरी राशि वापस मिलती है। यहाँ वित्तीय योजना एक सुरक्षित और निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक है। उसके बाद आती है जैसे लेन देन संबंधी शब्दावली, जिसमें यूज़ करते हैं नेफ्ट वर्ड को, मतलब कि नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि को ट्रांसफ़र करने की विधि होती है ये। ठीक है। दूसरा होता है RTGS। तो ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है कि उच्च मूल्य के लेन देन के लिए वास्तविक समय अंतराल में धनराशि को ट्रांसफ़र की सुविधा। ठीक है। अब दूसरा है मतलब कि तीसरा है IMPS, मतलब कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके अंदर मोबाइल, इंटरनेट और ATM के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण मतलब कि ट्रांसफ़र की सेवा इसके अंदर होती है। ठीक है। दूसरा है चेक। तो एक बैंकिंग दस्तावेज जिसके माध्यम से खाता धारक बैंक को निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। ओके। उसके बाद तीसरी आती है ऋण संबंधी शब्दावली। इसके अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं गृह ऋण, मतलब कि होम लोन, जिसके अंदर मकान या फिर अपार्टमेंट खरीदने के लिए लिया गया ऋण होता है। उसके बाद होता है व्हीकल लोन, जिसको बोलते हैं वाहन ऋण, जहाँ पे मतलब कि जो वाहन खरीदने के लिए लिया गया होता है ऋण। और शिक्षा ऋण, मतलब कि एजुकेशन लोन, जो उच्च शिक्षा के लिए लिया गया ऋण होता है। ऐसे ही व्यापार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, कृषि ऋण और ऋण सुविधा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से मतलब ये शब्दावली होती है हिंदी में ऋण संबंधी। ओके। अब इसके बाद आती है बैंकिंग संचालन संबंधी शब्दावली। इसके अंदर होती है जैसे कि KYC। KYC क्या होती है? नोन योर कस्टमर। तो ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करने की प्रक्रिया होती है ये। दूसरा होता है CRS, जो कि होती है कस्टमर रिलेशनशिप समरी, मतलब कि बैंक और ग्राहक के बीच संबंधों को सारांश। अब तीसरा है ATM। ATM तो हम सबको पता है। तो स्वचालित मशीन जो कि नकदी निकासी और जमा और अन्य बैंकिंग सेवा प्रदान करती है हमें। और चौथी होती है डिजिटल बैंकिंग, मतलब कि इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है इंटरनेट बैंकिंग। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक सेवाओं का उपयोग करना। फिर सिक्स्थ है मोबाइल बैंकिंग, मतलब कि स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के थ्रू मतलब कि द्वारा बैंक सेवाओं का उपयोग करना। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो कार्यालय परिवेश में हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। जो किसी भी संगठन या कार्यालय के संचार, प्रबंधन और पेशेवरता को सुनिश्चित करने में आधार प्रदान करती है। ओके। तो ये शब्दावली सटीकता और सुगमता के साथ संबंधित होती है, जिससे संगठन की गतिविधियों में सुधार होता है और सहजता से संबंधित जानकारी पहुंचती है। ठीक है। इस अनुसंधान में हम कार्यालय में प्रचलित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे, जिसके अंदर आते हैं प्रशासनिक, तकनीकी और मानव संसाधन और वित्तीय शब्दावली शामिल है। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक को देख लेते हैं। तो प्रशासनिक शब्दावली की बात करें तो कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग संगठन के संचार और प्रबंधन के क्षेत्रों में होता है, ताकि कर्मचारी और जो नेतृत्व सही से समझ सकें, मतलब कि कार्यों को संचालित कर सकें।
तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्यालय प्रमुख मतलब कि ऑफिस हेड। किसी संगठन या विभाग के प्रमुख को कार्यालय प्रमुख कहा जाता है, जो संगठन की समग्र गतिविधियों की निगरानी करते हैं और निर्णय लेते हैं। दूसरा है आदेश मतलब कि ऑर्डर। तो एक आधिकारिक निर्देश या आज्ञा जो किसी कार्य को करने या ना करने के लिए दी जाती है। तीसरा होता है सर्कुलर, को बोलते हैं परिपत्र। तो कार्यालय या संगठन के सभी सदस्यों को सूचना या निर्देश प्रसारित करने के लिए जारी एक आधिकारिक पत्र होता है, परिपत्र। और चौथा होता है प्रतिवेदन मतलब कि रिपोर्ट। तो किसी कार्य या फिर प्रयोजन या अध्ययन के परिणामों या निष्कर्षों का लिखित विवरण, इसको बोलते हैं प्रतिवेदन। अब पांचवा होता है संविदा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट। तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी भी कार्य को करने या ना करने के संबंध में किया गया लिखित समझौता, उसको बोलते हैं संविदा। ओके। दूसरा होता है हमारा परीक्षण संबंधी शब्दावली। तो परीक्षण के अंदर आता है मतलब कि ट्रेनिंग। तो एक कार्य या कौशल को सिखाने के लिए दी जाने वाली शिक्षा या सिखाने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं परीक्षण। अब दूसरा है निर्देशक शिक्षक मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं। एक व्यक्ति जो किसी को कुछ सिखाने का कार्य करे और उसे प्रशिक्षण प्रदान करे, तो वो होता है निर्देशक शिक्षक। उसके बाद होता है मानक मतलब कि स्टैंडर्ड, एक निर्धारित स्तर या माप का सेट जिसे परीक्षण में मापक स्वरूप के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके। अब इसके बाद है तकनीकी शब्दावली। तो तकनीकी शब्दावली उन शब्दों का समूह होता है जो किसी संगठन में तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के बीच संवाद को सुगम बनाता है। इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग जैसे शब्द शामिल होते हैं जो संगठन की तकनीकी आधारभूतता को समझाने में मदद करते हैं। ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स क्या है? एक प्रौद्योगिकी जिसमें व्यक्ति की शारीरिक या संवेदनिक विशेषताएं जैसे कि उंगलियों की छाप या मुंह की छवि या फिर नेत्रीय रेटिना का स्कैन किया जाना ताकि उससे पहचाना जा सके, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अब दूसरा होता है IoT मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके अंदर क्या है कि एक तकनीकी प्रणाली जिसमें विभिन्न उपकरणों और उनके साथ जुड़े हुए नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संवाद कर सकते हैं और डाटा साझा कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्या है? एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न होने वाली धनराशि जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित है और केंद्रीय संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं है। उदाहरण बिटकॉइन। ठीक है। अब चौथा है रोबोटिक्स। इसका मतलब है कि एक मशीनी या स्वयंसेवी सिस्टम जो आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता के साथ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। जिससे सुधारित तकनीकी उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। उदाहरण बिटकॉइन। अब पांचवा है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मानव बुद्धिमत्ता को मिमिक मतलब कि नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम और प्रोसेस, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। 6 है हमारा न्यूरल नेटवर्क। ये एक तकनीकी प्रणाली है जो मानव मस्तिष्क के तांत्रिक विन्यास को मिमिक मतलब कि नकल करने का प्रयास करती है और इसका उपयोग अधिकांश मशीन लर्निंग में होता है। ठीक है। अब इसके बाद है प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली। तो प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली संचार और प्रबंधन क्षेत्र की अद्भुतता को वैधानिक रूप से व्यक्त करती है। इसमें संचार का अर्थ है जानकारी को प्रस्तुत करना और प्राप्त करना। ओके। और समझना और सुनना। शब्दावली में उदाहरण रूप से साक्षरता, आदर्श और नेतृत्व और समर्पण, सहयोग और प्रतिक्रिया और वहनीयता और व्यावसायिक संबंध और संबंधित शब्द शामिल हो सकते हैं। ठीक है। ये शब्दावली प्रशासनिक क्षेत्र में सशक्त और सुगम संचार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो प्रशासनिक संचार शब्दावली के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि संचार मतलब कि जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। दूसरा है तकनीकी संचार।
मतलब कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जानकारी को स्पष्ट रूप से समझाने और साझा करने की प्रक्रिया को तकनीकी संचार कहा जाता है। दूसरा है समाचार पत्रिका पत्र, मतलब कि न्यूज़ लेटर। किसी संस्थान की सभी नवीनतम जानकारी को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए एक समाचार पत्रिका तैयार की जाती है। और फोर्थ है हमारा विकास कार्यक्रम, मतलब कि डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कर्मचारियों को नए कौशल और नौकरी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। ठीक है। और फिफ्थ है टीम बिल्डिंग, मतलब कर्मचारियों के बीच समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टीम बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओके। अब इसके बाद है कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी शब्दावली। तो कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी शब्दावली में आयोजन का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम को सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता। मतलब कि इसमें सेमिनार और प्रदर्शनी समारोह, उद्घाटन समारोह और विकास कार्यक्रम, ठीक है, इस तरीके की शब्दावली यूज़ होती है। ठीक है। जिसके अंदर आता है आयोजन, मतलब कि इवेंट, एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम को आयोजन कहा जाता है। दूसरा होता है समारोह, मतलब कि सेलिब्रेशन, मतलब कि विशेष अवसरों की खुशी में या महत्वपूर्ण घटनाओं को उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम वो होते हैं। दूसरा होता है महोत्सव और संगोष्ठी सम्मेलन, मतलब कि कॉन्फ्रेंस, विशेष विषयों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों और रुचि रखने वालों को एकत्र करने के लिए आयोजित सम्मेलन। और फिफ्थ होता है हमारा कार्यशाला, मतलब कि वर्कशॉप, किसी विषय पर आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करने और कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद है मीडिया संबंधी शब्दावली। तो मीडिया के अंदर जो शब्द यूज़ करे जाते हैं जैसे कि समाचार, जानकारी, विचार, मनोरंजन, तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले समाचार, मतलब कि न्यूज़, तो नवीनतम घटनाओं और जानकारियों का स्रोत जिसे मीडिया विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है टीवी चैनल, तो विभिन्न विषयों पर चर्चा और समाचार और मनोरंजन प्रदान करने वाला चैनल। अब तीसरा है पत्रकारिता, मतलब कि जर्नलिज्म, जिसके अंदर सत्य, न्याय और सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए समाचार प्रदान करने की कला और विज्ञान। ठीक है। अब फोर्थ है ऑनलाइन मीडिया, इंटरनेट पर उपलब्ध समाचार, लेख और वीडियो का ये समृद्धीकरण होता है। ठीक है। उसके बाद है सोशल मीडिया, तो इंटरनेट पर लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे। ठीक है। इसके बाद है हमारा मानव संसाधन संबंधी शब्दावली। तो मानव संसाधन संबंधी शब्दावली से संगठन के कर्मचारियों के बीच संवाद को सुनिश्चित करने का कार्य होता है। ठीक है। इसमें कर्मचारी नियुक्ति और वेतन, प्रदर्शन, मूल्यांकन जैसे शब्द शामिल होते हैं जो संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण जैसे नौकरी विवरण, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ संस्था द्वारा एक कर्मचारी की जिम्मेदारियों, योग्यताओं और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला दस्तावेज है। ठीक है। फिर दूसरा है भर्ती, रिक्वायरमेंट, मतलब तो नए कर्मचारियों को संगठन में लाने की प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवारों का चयन और साक्षात्कार और प्रवेश की प्रक्रिया शामिल होती है। तीसरा है कर्मचारी मुआवजा, मतलब कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन। ये सभी नौकरियों के लिए निर्धारित वित्तीय मुआवजे और लाभों को संदर्भित करता है जो एक कर्मचारी को मिलते हैं। ठीक है। तो फोर्थ है हमारा समर्पितता, मतलब कि डेडिकेशन, किसी कर्मचारी की कार्य क्षमता और संगठन में समर्पित होने की मात्रा। अब फिफ्थ है अनुशासन, मतलब कि डिसिप्लिन, एक संगठन में नियमों के शिक्षण और नियमानुसार आचरण को लागू करने की क्षमता। ओके। इसके बाद लास्ट टॉपिक है वित्तीय शब्दावली। तो वित्तीय शब्दावली वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को वित्तीय पारिभाषिक शब्दों को समझाने में मदद करती है। ठीक है। ये शब्दावली बजट, लेखा जोखा और वित्तीय वर्ष और ऑडिट जैसे शब्दों को शामिल करती है जो संगठनों की आर्थिक स्थिति को निर्देशित करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बजट। बजट क्या है? बजट संगठन या व्यक्ति की आर्थिक योजना होती है जो निर्दिष्ट समयवादी के लिए आय और व्यय को निर्धारित करती है ताकि सही रूप से वित्तीय प्रबंधन किया जा सके। ओके। दूसरा होता है लेखा जोखा, मतलब कि अकाउंट। तो लेखा जोखा एक संगठन या व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन देन को संरचित रूप से रखने और दर्ज करने की प्रक्रिया है।
तीसरा है वित्तीय वर्ष, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष 1 साल की अवधि है जिसका उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना और आर्थिक प्रगति को मूल्यांकन करना होता है। ओके। दूसरा है हमारा ऑडिट। तो ऑडिट एक निष्पक्ष जांच है जो संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड्स की सत्यता और सहीपन की जांच करने के लिए की जाती है। फिर फिफ्थ है हमारा ऋण, मतलब कि लोन। ऋण एक धनराशि है जो किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा उधार ली जाती है जिसे समय के साथ वापस करना होता है, आमतौर पर ब्याज के साथ। ओके। तो इस चैप्टर के अंदर यही था, हमने दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी आपको इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।